So we have with us Jignesh Mewani here, the man of the moment, and the Dalit Asmita Yatra just concluded on the 15th, and we are here talking to him about himself, about the movement, about what drives the movement forward, what is the ideology which the movement is ideated around, and whatever questions that we think is relevant to this movement. So Jignesh, congratulations on the successful completion of the Dalit Asmita Yatra to you and your team. And before we get into more like complex questions around political ideology, can you tell us more about yourself? We have read that you've been a journalist, you've been a lawyer, but we also want to know कहाँ से शुरू हुआ है आपका जो political movement में काम करने का जो भी when did you start working in the movements, and when did you do your law, and where did your mentorship start? If you can give us a little more information about your personal self. 2004 से 2007 के दौरान बम्बई में गुजराती पीरियडिकल अभियान के साथ मैंने काम किया और फिर लगा कि ग्रास रूट एक्टिविस्ट के तौर पे मुझे काम करना चाहिए और इस सोच के साथ मैं बम्बई छोड़कर अहमदाबाद आ गया। उसमें फ्रॉम द डे वन ऐसी क्लैरिटी थी कि कोई एनजीओ के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं करूँगा, कोई नागरिक संगठन और सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या जन आंदोलन हो उसके साथ जुड़ना, एक वो क्लैरिटी थी। तो भरत सिंह जाना करके यहाँ के एक एक्टिविस्ट थे जो गुजरात के फार्मर सुसाइड्स के इश्यू पर काम कर रहे थे, उनको मिला और उन्होंने मुझे जन संघर्ष मंच और डॉक्टर मुकुल सिन्हा के साथ इंट्रोड्यूस किया और तब से मेरी एज अ वॉलंटियर में जन संघर्ष मंच के साथ जुड़ा और तब से फुल टाइम एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जन संघर्ष मंच के साथ मैंने राइट विक्टिम्स, एनकाउंटर्स के विक्टिम्स को देखा और कोटा में जिस तरह से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था वो देखा, ट्रेड यूनियन प्रवृत्ति की, बहुत सी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के स्ट्राइक्स में गया, उनके लिए रैलियाँ की, उनके लिए धरने किए। खुद गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सोसाइटी नाम का एक यूनियन हम लोगों ने फॉर्म किया यहाँ पे, जिसमें 2500 एम्प्लॉई है। उस मूवमेंट को भी मैंने कुछ हद तक लीड किया। जो लोग गांधीनगर में हम लोग की 10 दिन की बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई थी, जिसमें पिछले 4 दिन एक साथ पथिक आश्रम गांधीनगर में 2500 लोग उपवास पर बैठे थे, अनशन, जिसमें से 176 लोग बेहोश हो गए थे उपवास करते करते। उसका आज रिजल्ट है कि सारे लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, सभी को आज मिनिमम वेज मिलता है, उनके लेबर राइट्स मिल रहे हैं, उनको पीएफ और ईएसआई के बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उनके 6 पे कमीशन की लीगल बैटल चालू है। उसके बाद 2014 में हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों का एक यूनियन बनाया। 1941 में डॉक्टर अंबेडकर खुद अहमदाबाद में आए और सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक स्ट्राइक की थी। उसके बाद की सबसे बड़ी वो स्ट्राइक थी जो 28 दिन तक अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाहर चली, जिसमें 8 घंटे काम के ये 2200-2400 लोगों को 8 घंटे काम के 2200 रुपये मिल रहे थे। आज सारे वो लोग 10,000 रुपये उनको मिल रहा है। तो एक बहुत हिस्टोरिक स्टाइल थी, वो भी मैंने लीड की। इस दौरान दूसरे सभी भी और नॉन दलित साथियों के साथ भी उनकी भी प्रोग्रेसिव उस मूवमेंट में मैं जुड़ता रहा। जन संघर्ष मंच और मुकुल भाई के साथ काम कर रहा था। एक मेरा लेफ्ट पर्सपेक्टिव बन रहा था, तो वर्ग और जाति दोनों के खिलाफ संघर्ष की बात भी मेरी सोच में आ रही थी। तो उस दिशा में एक थियोरेटिकल आइडियोलॉजिकल बेस भी तैयार करने का काम कर रहा था और रोड पे शहर में दलितों के लिए ट्रेड यूनियन और गांव के दलितों के लिए लैंड राइट्स के ऊपर काम करना, ऐसी एक समझ बन रही थी। तो फिर 2009 से 2016 तक लगातार मैंने 5-6 साल लैंडलेस फार्मिंग लेबरर्स इन जनरल और दलित्स इन पर्टिकुलर के लैंड राइट्स के ऊपर बहुत काम किया। 2012 में उसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन भी फाइल की, जो मुकुल सिन्हा ने वो आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन उनके चले वो नहीं रहे, तो अब मैं खुद वो पार्टी इन पर्सन आर्ग्यू कर रहा हूँ, जिसके चलते गुजरात हाईकोर्ट ने अब 3 नोडल ऑफिसर्स की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है विच विल एक्सक्लूसिव वर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। सो लैंड रिफॉर्म्स और दलितों के भूमि का सवाल अपार्ट फ्रॉम द केसेस ऑफ एट्रोसिटी इज द इशू आई एम वेरी सिंसियरली वर्किंग ऑन। Has been your focus area, right? Yeah. तो इससे पता चलता है कि आपके काम से पता चलता है कि you have worked consistently on an intersection of caste and class. Yeah. A lot of times the intersection is important because जो मजदूर होते हैं वो, जैसे कि आपने सफाई कर्मचारियों के बारे में बात किया, वो ज़्यादातर दलित ही होते हैं, not ज़्यादातर, almost 85%. Where I am working, even more than that, where I am working, it is majority दलित बहुजन हुआ सफाई कर्मचारी। So where do you position yourself politically? Like, do you say that you've already told us an intersection between caste and class is important for any consistent work to happen on caste. But
in the spectrum of political organizations which exist, where do you position yourself? I am also associated with Aam Aadmi Party. I am the not very active member, but I am the member of AAP, which is my pragmatic position. I see AAP as an extension of my activism. As an activism, if I can reach to 10,000 people with AAP, maybe I can reach to far more people. With that understanding, I have joined it. But I believe in certain ideology in the sense that Ambedkarism as well as Marxism. So जो जमीनों पे लड़ाई होती है उसमें हम ऐसा डेफिनेटली एक एफर्ट करते हैं कि वर्ग और जाति दोनों की बात आती रहे, तो वो एक कंटिन्यूस वो चलता है और साथ साथ एक जेंडर पर्सपेक्टिव भी हम लोगों का बिल्ड हो। खास करके मेरे हमेशा एक एलिगेशन रहा है कि नॉन दलित जो लड़ने वाले साथी रहते हैं संघर्ष पे आंदोलन में, उनका एक डिसेंट कास्ट पर्सपेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को जब खुद पूछता हूँ तो पता चलता है कि दलित मूवमेंट का भी एक डिसेंट जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बहुत कॉन्शियसली वाल्मीकि समाज की बहनों की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो ये नारा दिया है कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो, तो ये ज़मीन का आवंटन हम चाहते हैं गरीबों के लिए, उसमें भी दलितों के लिए, दलितों में भी दलित बहनों के लिए, दलित बहनों में भी वाल्मीकि बहनों के लिए, वाल्मीकि बहनों में भी यदि विधवा है तो उनके लिए। तो वर्ग, जाति, जेंडर, इन सभी को एक साथ जोड़कर एक प्रोग्राम बनाने की एक लंबे अरसे से एक मानसिक प्रक्रिया भी चल रही थी। तब जाकर वो शायद अभी एक कॉन्क्रीट शेप ये मूवमेंट ले रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे, सरकार से ज़मीनों की डिमांड करेंगे और उसमें मांगेंगे कि प्रायोरिटी दी जाए वाल्मीकि समुदाय की बहनों को। तो अगर आप आई मीन अनहाइलेशन ऑफ कास्ट में भी ये लिखा है, बाबा साहब ने जब भी सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात किया है, उन्होंने ऑलवेज बताया है कि जब पॉलिटिकली हम इवॉल्व हो रहे हैं, शायद दलित ही हो रहे हैं या जो भी, स्पेसिफिकली ही वाज टॉकिंग आल्सो अबाउट अस, हमें सोशली भी हमारा सोशल मूवमेंट भी आगे लेकर जाना है। जो भी आप बात कर रहे हैं, आप तो सॉर्टेड है कि मुझे ये करना है कि सोशली, व्हिच इज बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट सोशली इवॉल्विंग, isn't it? That while we progress, तो इसीलिए तो ये जो हजारों की तादाद में ये शपथ ले रहे हैं, ये महिला गंदा काम नहीं करेंगे, तो वो उनकी चेतना जो बढ़ रही है और उसको और भी प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। तो वो एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन उसके साथ जब जमीन मांग रहे हैं वो एक आर्थिक आंदोलन है, वो दोनों जुड़ गया है। और उसमें भी वाल्मीकि बहन की बात करते हैं तो इंटरनल सबकास्टिज्म और जेंडर दोनों का पर्सपेक्टिव आ रहा है। लेकिन आई मीन द पॉइंट आई वाज गेटिंग टू इज, आप इसे कॉन्स्टेंटली आपके समिति में और जो भी काम करते हैं लोकली, वहाँ पे आप कैसे फैला रहे हैं इस जो आपका वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव है कास्ट, क्लास और जेंडर में, और आल्सो यू नो फर्दरिंग वुमेन लीडरशिप, हाउ आर यू ट्राइंग how are you trying to ensure that this seeps down to the grassroots? हाँ, तो इसीलिए मैं in the local leadership, you know, that women are taking part, that women, like you said, the women from within the subcaste are taking part. How are you ensuring that, or what do you plan to do to ensure that? तो इसीलिए मैं जब भी दलित मूवमेंट में जैसे कि एट्रोसिटी की कोई घटना बनी तो अहमदाबाद के सारे दलित कर्मशील इकट्ठा होते हैं, तो उस वक्त पे लगातार ये बात करता हूँ कि यहाँ हमको पीटा, यहाँ हमको मारा, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। इससे हम लोगों को बाहर निकल कर खुद को ये पूछना चाहिए कि अहमदाबाद में नरोडा GIDC है, वटवा GIDC है, ऑडव GIDC है, अहमदाबाद के बगल में बावला में चांगोदर GIDC है, कड़ी कलोल के रूट पे खातरज GIDC, इन सारे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन GIDC के यूनिट्स पे करीब 2 लाख से ज़्यादा दलित इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो उनके मिनिमम वेज के सवाल, उनको कॉन्ट्रैक्ट में से परमानेंट करने के सवाल, उनके दूसरे लेबर एक्ट के सवाल, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो हम लोगों को ट्रेड यूनियन करना चाहिए। तो वहाँ पे मैं वो चर्चा करता रहता हूँ और साथ साथ उनको ये भी बताता हूँ कि गांव के दलितों के लिए क्या, गांव में तो इतने इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, लेकिन गांव के दलितों को ज़मीन मिले उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तो मैं खुद लैंड राइट्स के ऊपर काम करता हूँ या ट्रेड यूनियन भी करता हूँ। तो मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है जो भी कुछ यंग दलित लड़कों को इंस्पायर कर रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, शहरों में हम लोगों को ट्रेड यूनियन के ऊपर फोकस करना चाहिए, गाँव में भूमि के सवाल पर लड़ना चाहिए और दोनों का एक मिलन हो जिसमें लगातार ये भी मंथन चलता रहे कि ट्रेड यूनियन की मूवमेंट हो या दलितों के लैंड राइट्स की मूवमेंट हो, उसमें बहनें कहाँ। क्योंकि जब अम्बरती में मैंने हमारे दलित बहनों का इंटरव्यू लिया था, बात किया था उनसे, तो उन्होंने बोला कि हमें बाबा साहब के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो और सो दिस इज समथिंग आई वांट टू ब्रिंग अप। तो अम्बरती में हमने एक हमारे वहाँ के एक लोकल लीडर ने जो
ऑर्गेनाइजर थे उनसे बात किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे हम साथ में हैं। लेकिन वहाँ की औरतों ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन होता है अभी भी। हम जब when we go to get milk, they give us they don't let us take milk in the same container, they keep it outside. और वहाँ पे एक लड़की she had come first in her district and there was a 20,000 cash prize which wasn't given to her because the bank which was sponsoring that 20,000 was a Patel bank. So they said that they won't give it that year. The point I'm trying to make here is one of the the male members said there is no discrimination. The woman said there is discrimination. The reasons for this contradiction could be fear, right? But when we spoke to the woman also told us that Baba Saheb कौन है पता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, अम्बेडकरिज्म क्या है, ये हमें पता नहीं है, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए. So that is the point I'm trying to bring about. Whether you think that constantly talking about or having groups which talk about be it Ambedkarism, Marxism or whatever kind of ideology. तो इसीलिए हम लोगों ने भी दलित अधिकार मंच नाम के एक ग्रुप भी हम लोग चला रहे हैं. तो इसके जरिए भी लगातार इस तरह का डिस्कोर्स चलता रहता है. और दलित आंदोलन भी जब भी लोग रहते हैं तो डॉक्टर आम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उसके बारे में भी लगातार मंथन तो चलता रहता है. हम लोग सेमिनार वगैरह भी करते हैं, मैं और कौशिक भाई वगैरह. हर 1.5 महीने 2 महीने में एक सेमिनार जैसा होता है जिसमें कमिटेड 25-30 लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं. तो उनके साथ भी लगातार दलित इश्यूज़ के ऊपर, अम्बेडकरवाद के ऊपर एक डिस्कशन चलता रहता है हमारा. ठीक है. तो कमिंग बैक टू द रैली, द यात्रा. So July 11th के बाद जो हुआ, all we know is people from outside Gujarat know is the incident happened. Then there was this one intervention where people came and the carcasses were thrown, and I mean Dalits threw carcasses in the corporation offices, and then the Dalit Mahasammelan happened, and then the Yatra happened. But what we really want to know is how did all of this happen? How did it happen in that succession? How did you all keep up the consistency of the movement? What built it? What built this Samiti? And how did it, come out so well? और एक लंबे अरसे से दलित मूवमेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से ये तो बहुत बार देखा है कि सोडा बोतल का जो उभरा आता है उसकी तरह से एट्रोसिटी घटना बनती तो हम लोग रिएक्ट करते हैं, फिर वो बात कहीं फिजल आउट हो जाती है. फिर 2 महीने के बाद कोई बड़ी एट्रोसिटी घटना हुई, हम लोग दौड़ते हैं, रैली करते हैं, धरना देते हैं, फिर वो बात कहीं फिजल आउट हो जाती है. थानगढ़ की जो घटना हुई जिसमें 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़कों को थानगढ़ में AK-47 की गोलियों से पुलिस ने मार डाला. उसके बाद भी करीब 1 लाख दलित थानगढ़ में जमा हुए थे, लेकिन आज 4 साल के बाद जस्टिस नहीं मिला. पुलिस चार्जशीट करने को तैयार नहीं, एक आरोपी जो पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट करने को तैयार नहीं. तो मुझे और हमारे साथियों को लगा कि अभी बात को केवल ऊना के इर्द गिर्द में नहीं घूमना चाहिए, ऊना से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए. और अभी जिस तरह का दलित रिस्पॉन्स मिल रहा है सारे के सारों जिलों में, तहसीलों में, गाँव में ज़बरदस्त एजिटेशंस हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही है. तो इस बार का दलित मिजाज कुछ अलग लगा. तब लगा कभी इस बार का दलित मिजाज जब अलग लग रहा है तब हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी बिखरी हुई दलित शक्तियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें. और ऊना में केवल न्याय न मांगते हुए सरकार के सामने 8-10 ऐसी डिमांड्स रखी जाए जिसमें आर्थिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन दोनों के पहलू जुड़े हुए हो. तो इसलिए हमने 31 जुलाई के दलित महासम्मेलन का कॉल दिया और सरकार के सामने 10 डिमांड रखी और उस दिन ये शपथ भी दिलवाए. जिस तरह से सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में मृत पशुओं को छोड़ दिया था और सारे लोग हिल गए, तो उसके अंदर जो सिंबोलिज्म था, ये गंदे काम को थ्रो करना, छोड़ देना, उससे मुझे क्लिक हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति होगी यदि दलित लोग इस दिशा में आगे बढ़े, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी सालों पहले कहा था, लेकिन वो काम कंसिस्टेंटली हो नहीं रहा है. इस विचार को कि हम लोगों के काम छोड़ना चाहिए. तो 20,000 लोगों को जैसे ही शपथ के लिए खड़ा किया, ऑल ऑफ अ सडन सारे लोग खड़े हो गए. तो उसमें भी मुझे एक हिंट मिली कि इस बात को पूरे गुजरात के कोने कोने में और न केवल गुजरात, पूरे देश के कोने कोने में ले जाना चाहिए. तो 20,000 लोगों ने एक शपथ लिए कि आज के बाद मृत पशु के निकाल का काम नहीं करेंगे, जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद की दलित मूवमेंट के इतिहास की एक माइलस्टोन घटना थी. लेकिन ये काम केवल छोड़ देने मात्र से कुछ बात बनेगी नहीं, उसके साथ साथ उनको वैकल्पिक रोजगार क्या मिले उसका भी हमें कुछ प्रपोज करना चाहिए. तो इसलिए हमने उसके साथ लैंड का मामला जोड़ दिया. ऑलरेडी अंडर द रेवेन्यू लॉ देयर इज ए प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू लैंडलेस दलित्स. तो गुजरात की सरकार जमीन दे. दलित आंदोलन भी बहुत सालों से कभी जमीन की डिमांड नहीं कर रहा है. तो इस तरह से हमको एक आइडिया आया और मंच पर ही राहुल शर्मा जी को ऑल ऑफ अ सडन ये क्लिक हुआ कि क्यों नहीं एक बहुत बड़ी पदयात्रा की जाए और सरकार को कहा जाए कि हमारी आज़ादी का क्या,
15 अगस्त आप लाल किले पर झंडा लहराओगे, लेकिन जातिवाद से हम लोगों को कब आज़ादी मिलेगी? तो मुझे लग रहा था इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए, और यही इस विचार को कि हम लोगों को ये गंदा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लैंड और दूसरे अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। इस विचार को गुजरात के कोने कोने में ले जाने के लिए, जहाँ तक ले जाए, एक पदयात्रा का आयोजन होना ही चाहिए। और उसी तरह से पदयात्रा हुई, और मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल पदयात्रा हुई। बहुत से गाँवों में गए, लोगों के साथ संवाद किया, दलित मुस्लिम यूनिटी की बात हुई, वाल्मीकि समुदाय की बात हुई, लैंड के मसले को फोकस में लाए। ये नारा बहुत हर एक गाँव में गूंजने लगा कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि यू नो दैट दलित्स आर कमिंग आउट इन नंबर्स, रैलीज आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे भी हो सकते हैं प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत की बात ये भी है कि गुजरात में जो दलितों की संख्या है वो 7.8% तक ही है। बिल्कुल, उससे भी कम है, इट इज अराउंड 6.90%। Okay, which means that you know Dalits are a very small number here, and as far as the electoral politics is concerned. Yes. The point that I'm trying to make here is even in villages that if you see, for instance, Samted village where I've gone and which was the center of a lot of violence, there are around 36 families of Dalits there, considering that the dominant families are so much. And our rally has shaken up all the casteist forces, isn't it? Yeah. Casteist forces are like, what the hell is happening? And they have tried as much as possible towards the end to disrupt it. But what is also happening is they're trying to like bring their forces together and trying to, you know, employ whatever methods of violence it is possible over whatever number of Dalit families which are existing in different villages, which is a small number, which means they can't even come together and resist. They can resist as much as they can, but they will be outnumbered. What is your contingency plan for this? इसमें महाड़ का सत्याग्रह आप देखिए, वो एक ऐतिहासिक सत्याग्रह था। उसी तरह से ये दलित अस्मिता यात्रा भी ऐतिहासिक घटना है। महाड़ में डॉक्टर अंबेडकर जिन लोगों को 14 तलाब का पानी पीने के लिए लेकर गए, उनमें से सैकड़ों लोगों को पीटा गया। यहाँ पर भी ऊना के 15 अगस्त के सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लोग आ रहे थे, उनकी भी पिटाई हुई। महाड़ का सत्याग्रह की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, फिर जब लोग वापस जा रहे थे तब भी उनको जमकर पीटा गया। यहाँ भी जब लोग वापस जा रहे थे तब भी उनके ऊपर हमले और बहुत से लोगों को पीटा गया, बहुत से लोग हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद महाड़ की कॉन्फ्रेंस के बाद जब लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव गांव में गए तो उनका सोशल बॉयकॉट भी हुआ। यहाँ पे भी 1-2 गांव में मैं सुन रहा हूँ कि सोशल बॉयकॉट हो रहा है। तो दलित मूवमेंट का ये इतिहास रहा है कि जब भी दलित अपने राइट्स के लिए मिलिटेंटली बाहर आते हैं, रिजेंटमेंट दिखाते हैं, राइट्स को एसर्ट करते हैं, तब तक उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इट इज़ समथिंग विच इट हैज़ टू डू विथ स्टेट। अब स्टेट का रोल आता है, तब भी आता था, अब भी आता है। उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि 2002 के दंगों में गुजरात की पुलिस निष्क्रिय रही, उसी तरह हम लोगों की रैली हुई, पदयात्रा 15 अगस्त की सभा में तब्दील हुई। उसके भी पहले जो लोग आ रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको मारा जा रहा था। उसके भी एक दिन पहले वेरावल की रैली में भी दलितों को मारा गया, सामथेर गाँव में। हम लोगों के भी हमारी पदयात्रा का रूट बदलना पड़ा। तो ये सारी बात को लेकर पुलिस के सामने रिप्रेजेंटेशन किया था। उनकी भूमिका बनती थी कि परमानेंट पुलिस का पॉइंट रखे एंड दे एंश्योर दैट इस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन पुलिस ने वो एंश्योर नहीं किया। उनको इमीडिएटली कुछ अरेस्ट करनी चाहती थी। 2-3-5 ऐसे एलिमेंट्स को अरेस्ट कर लिया होता तो शायद कुछ फर्क पड़ता। पुलिस ने वो भी नहीं किया। और उसके बाद भी अल्टीमेटली हम लोगों का सम्मेलन होने के बाद भी देर रात तक पुलिस ने कोई भी अरेस्ट नहीं किया। तो इमीडिएटली हम लोगों की डिमांड ये भी थी कि आप कुछ तो अरेस्ट करो, कुछ कॉन्क्रीट एक्शन आपकी ओर से तो दिख नहीं रहा। तो पुलिस का जो रवैया ढीला डाला है, वो रवैया बदलना चाहिए, वरना हमले होंगे, उसकी वजह से दलित एजिटेशंस ना करें, वो तो नहीं होगा। No, but I mean, police ultimately is a part of the state, which is casteist in nature, Manwadi in nature. Yeah. So I mean, I don't know how much trust all of us have on the police or the state, but वी डोंट हैव दैट ग्रेट फेथ इन पुलिस। लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रेशर तो बनाना पड़ेगा पुलिस के ऊपर। और मैं तो यहाँ भी मैं तो ये भी मानता हूँ कि जहाँ जहाँ दलितों के ऊपर दलितों के whenever it is possible on the part of Dalits, they should physically respond in the same manner. फिजिकली उनको मारना चाहिए शारीरिक तौर पर। लेकिन बहुत से गाँव में हम लोग माइनॉरिटी में रहते हैं, तब वो प्रैक्टिकल नहीं, बट whenever it is practically possible, दलितों को शारीरिक तौर पर मारना चाहिए।
which means that we need to be militant with our response. Yeah. Absolutely. But या लेकिन केवल उन्हीं जातिवादी तत्वों को जो हम पे ऊपर हमला कर रहे हैं, उन्हीं को, और कोई वायलेंस नहीं करना चाहिए, और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए. Right. हाँ. But I mean, we've seen more militant movements like the Black Panthers movement, the Dalit Yeah. Panthers movement, where I see traits of it in your movement too, where where you're saying that be assertive. If Yeah. somebody is hitting you, Yeah. hit them back. But where will this end? I mean, do you think that, especially because we are a small number, especially because it is, do we have that kind of power to outdo them, or I mean, won't there be a backlash, like a stronger इसीलिए backlash? तो दलितों को दूसरे पीड़ित और शोषितों के वंचितों के साथ एक मंच पर आकर ऐसा ब्रॉड फ्रंट बनाना पड़ेगा. इस मूवमेंट का चेहरा मैं हूँ, उसी की वजह से इतना ये मूवमेंट इंक्लूसिव हुआ है. हमारी मूवमेंट में आनंद तिलतुमड़े भी आने को रेडी है, कविता कृष्णन भी आई, कन्हैया कुमार भी आया, सर्वोदय के साथी भी आए, ट्रेड यूनियन करने वाले दोस्त भी आए, एनजीओ वाले भी आए, सभी तरह के डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो ये कहते हैं कि हाँ, दलितों को ये मेला गंदा काम नहीं करना चाहिए, ऊना में दलितों को न्याय मिलना चाहिए, दलितों को जमीनों का आवंटन होना चाहिए. इस सारे फोर्सेस, सारे प्रगतिशील ताकतों को वेलकम. उस तरह का इंक्लूसिव रवैया दलितों का जनरली नहीं होता. गुजरात में मैंने खास देखा है, हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं, सभी जगह में. तब ये जाकर बात बन रही है, लार्जर सपोर्ट मिल रहा है. आम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहा है, और कॉमरेड आ रहे हैं बिहार से, यूपी से, केरला से, वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं. सर्वोदय के कार्यकर्ता विजय दीवान भी हमारे साथ पदयात्रा में समर्थन के लिए आए. तो दलित आंदोलन को भी ये समझना पड़ेगा कि सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो प्रो पुअर है, उन सभी का एक ब्रॉड एक मंच बनना चाहिए. तब जाकर एक बड़ी लड़ाई को आप एक अंजाम दे पाओगे. तब जाके यू विल फील कि नहीं, वी कैन रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर. So one of the main premises of this yatra has also been Dalit Musalman unity. Yeah. And I mean, you've started off with, ensuring that in every part of wherever the rally goes, the Muslim groups, the our Musliman allies are there. But how do you intend to further these ties? Because हमने जो भी करना है, हमने we've done it. हाँ, एक तो एक आइडियोलॉजिकल काम होता है कि दलितों के साथ भी ये संवाद किया जाए कि किस तरह से अपना सेफ्रोनाइजेशन हुआ 2002 के बाद, किस तरह से हम लोगों के कुछ लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया. वी मस्ट हेल्ड आवर हेड इन शेम. तो वो संवाद की भूमिका में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे. और मैं हमेशा से कहता हूँ कि दलितों को भी गाँव के आउटस्कट्स के लिए छोड़ दिया है. मुसलमानों के भी 2002 के दंगों के बाद गेटोस में रहना पड़ रहा है. मुस्लिम भी अनटचेबल्स है, दलित्स भी अनटचेबल्स है, मुस्लिम्स भी वर्किंग क्लास है, दलित भी वर्किंग क्लास है. तो इन दोनों के बीच में तो यूनिटी होनी ही चाहिए. अब इस यूनिटी को आगे बढ़ाने के लिए और भी हम लोग दलित मुस्लिम्स की बस्ती ज़्यादा हो, वहाँ पर मोहल्ला सभा और पब्लिक गैदरिंग्स करने वाले हैं. और दोनों के जो क्लास इश्यूज हो उसको एक साथ एड्रेस करने का, जैसे कि दलितों की बहुत बस्ती में पीने का पानी नहीं रहता, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ नहीं रहती, बेसिक सिविक एमिनिटीज़ नहीं मिलती. मुस्लिम कॉलोनीज में भी यही प्रश्न है. तो इस तरह के सवालों को जोड़कर एक यूनिटी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग सोच रहे हैं. ठीक है. और कमिंग बैक टू योर the two main pledges which were taken at every village, जो कि हम टैनिंग जो चमड़ा निकालने का काम है वो नहीं करेंगे, and also that we won't do scavenging anymore, rather we won't get into sewer lines to clean. Let's leave the scavenging part aside. Let's come back to chamda nikalna. There's an article which came out today in the Hindustan Times. There's also a talk within the community that this work is it is, I mean, it doesn't involve dignity, but it is profitable. There is upward economic movement, and upward economic movement in a way that I will not get from Mazduri, or I will not get from this. And then there are people writing who are saying that when that is happening, why should they leave that job? And what is this thing of purity that you're attaching with this? It is contradictory to what Baba Sahib said, but what do you think? मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दो तीन पहलू हैं. जिन लोगों को इस काम करने में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, जो लोग तगड़ा पैसा कमा रहे हैं, जो लोग अपने आप को एक तरह से एंटरप्रेन्योर के रूप में देख रहे हैं, वो लोग अपनी चॉइस से कर रहे हैं तो करें. एकंदर ओवरऑल समुदाय, दलित समुदाय के ऊपर ये काम जाति व्यवस्था ने थोपा है, तो उसमें से तो आपको निकलना होगा. यदि दलित आंदोलन स्वाभिमान का आंदोलन है,
यदि वो आत्मसम्मान और आत्मगौरव की लड़ाई है तो आपकी चेतना उतनी तो बढ़े कि इन गंदे कामों के लिए आपको घृणा, तिरस्कार का भाव पैदा हो। हाँ, यदि कल कर गवर्नमेंट को ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आती है जो विदेशों में हो और इस काम का गौरव बढ़ता है तो कुछ लोग अपनी चॉइस से करेंगे, जिस तरह से लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज दलित समुदाय को इस गंदा काम को छोड़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि जाति व्यवस्था ने आपको जो क्लास पोजीशन दी है मैले गंदे काम करने की, उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और इसमें एक बात एग्जिजरेटेड ये भी चलती रहती है कि उनका अस्तित्व जुड़ा है। जो लोग ये मेला गंदा काम करते हैं मृत पशु का निकाल का, वो केवल उसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं, वो लैंडलेस फार्मिंग लेबर के तौर पे डोमिनेंट कास्ट के फ्यूडल फोर्सेस के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। तो वो वही मृत पशुओं के निकाल का काम ही एकमात्र उनके अस्तित्व का सवाल नहीं, वो भी बहुत बहुत एग्जिजरेटेड है। तो मैं तो मानता हूँ जोर लगाकर कि दलितों को बहुत बड़े पैमाने में ये काम को छोड़ देना चाहिए, वैकल्पिक रोजगार की दिशा में जाना चाहिए। मोदी जी को कहना चाहिए कि हमको भी स्टार्टअप दो, मोदी जी को कहना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स करो। अदानी अंबानी और एसआर को जमीन दे रहे हो तो दलित आदिवासी और भूमि इनको भी दो। So coming back, I mean, just a few questions left, but coming back to land distribution, that that is also one of the premises, that we will not do these caste-based occupations anymore. We will instead do land. Give us land, and we will work on our land. I mean, this mechanism, and you've given the government an ultimatum of 1 month. What is? I mean, can you tell us how this is how this is feasible? Like how within a month we can? I mean, is there a roster? Is there what is it that we are following? Yeah. और सरकार को हमने ये कहा है 15 अगस्त के दिन कि 15 सितंबर तक आप लैंड अलॉटमेंट की प्रोसीजर इनिशिएट करो। बाकी तो हजारों की तादाद में एक महीने वो मुमकिन ना भी हो शायद, वो डिमांड नहीं है, लेकिन यू गिव अस सम एश्योरेंस दैट वी विल अलॉट लैंड एंड 1 and 2 you initiate the procedure of allotment which is very much possible within a month। 3, हर एक जिले के हर एक तहसील के करीब हर एक गाँव में गवर्नमेंट वेस्टलैंड होती है। रेवेन्यू लॉ में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट वेस्टलैंड ऑन अ डिफाइंड क्राइटेरिया SC, ST and OBC कैन बी अलॉटेड, सो अलॉट अस। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 1, 2 सीलिंग लॉ भी है जिसमें जमींदारों की जमीन के ऊपर सीलिंग इम्पोज की जाती है, बाकी की जमीन सरकार लेती है, सो दैट द सेम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस इंक्लूडिंग दलित्स, वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में भी प्रोविजन है कि यदि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप खरीद कर भी दलितों को दे सकते हो। तो 2, figure it out but give it to us. Yes. But one thing which I'm still getting stuck at is if you see the land rights movement in Telangana and around the Adivasi belt of Chhattisgarh, you would have, or also the Dalit areas in the border of Telangana and Chhattisgarh, you would have noticed that when land was taken away or not allotted to Dalits, Maoists have come in and have led a struggle where they have taken the land forcibly and then they've given it to Dalits. And of course our Dalit brothers were also involved in the struggle, but ultimately once the people involved in the struggle left, they couldn't use that land because the rest of the people in that village were all upper caste, were all dominant caste, who did not let them use the struggle. So here मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है वो शायद गुजरात में, सौराष्ट्र में या यहाँ पे आ रहा है. It's taking a while. Even if you're successful in getting them their land, when you go back to their villages and they see that this land has probably been taken from it could be government land taken from somebody else, etc. Will they be able to do the whatever work that you think they should do in that land, because they're surrounded by other dominant castes who a lot of times when they see Dalits having land, they cannot bear it. I am myself arguing a petition in the High Court of Gujarat seeking the statewide implementation of the policy of land reforms. Right. I have been able to discover thousands of cases where land allotment orders are already made in favor of scheduled caste people, in favor to Dalits, but the same remains wrongfully occupied and cultivated even after the decades of allotment. So ये मसला तो है ही है, इतना फ्यूडल हॉस्टाइल एटीट्यूड है, स्टेट ब्यूरोक्रेसी भी कास्टिस्ट है, तो ये तो एक दूसरे के सर फोड़ने के वाली बात है. लेकिन यदि 100 एकड़ जमीन बांटी जाती है उसमें से 20% 30% भी दलित कल्टीवेट कर पाए, It's a big thing. राइट. Also, yeah, और उसके साथ साथ जिन दलितों की जमीन उनको कल्टीवेट करने को नहीं मिलेगी
हो सके कि दूसरे प्रोग्रेसिव फोर्सेस भी आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, उभरेंगे, तो वो स्ट्रगल चालू रहेगी। Where my question is coming, would you also have a task force or an implementation force which will ensure that, you know, that, I mean, right now you're all over the world now. It's not going to be difficult for you to at least get the word या बिल्कुल, out. तभी तो हमने नारा दिया है कि लठ लेकर जाएंगे, जमीन खुली कराएंगे। ये भी एक हमारे भविष्य के आंदोलन का प्लान रहेगा। लेकिन मैं ये जब कह रहा हूँ, बहुत मिलिटेंट लग रहा है नारा, तब भी बैक ऑफ द माइंड मुझे ये मालूम है कि हम लोग तो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो वो जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटीज में दलित रहते उनका क्या होगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन उसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम लड़ना तो पड़ेगा। There's also something, solution for this, or at least something. तो संघर्ष दो दिशा में, तीन दिशा में हम लोग कर रहे हैं। एक तो दलितों के साथ साथ और भी फ्रेंडली फोर्सेस जुड़े हैं, ताकि उनके गांव में फेडरल फोर्सेस को भी समझाए कि ये नहीं चलेगा, या दलित उनके खिलाफ लड़े तब उनके सपोर्ट में आकर खड़े रहे। उसी लिए इस दलित मूवमेंट को भी इंक्लूसिव बना रहा हूँ। दूसरा, खुद लड़ रहा हूँ दलित अधिकार मंच हमारा जो ग्रुप, उसके जरिए कि जो जमीनें बांटी गई उसका पोजीशन नहीं है वो पोजीशन मिले, और साथ साथ नई जमीनों का आवंटन हो, ये भी डिमांड है। Right. So our final question for this for today is going to be that there was a lot of angst. Like you already told us the reason why, you know, there were so many groups involved, but there was a lot of angst that Radhika Vanilla was on stage, Danta Prashant was on stage, Kanhaiya Kumar was on stage, and so many others were on stage, and about how, you know, that somehow Kanhaiya Kumar ended up getting, you know, prominence, but the question is not reduced to him. Let's not be like simplistic that way. How are you going to, you know, sort of balance all these forces, be the left forces, be the ML forces, be the Ambedkarite forces? How are you going to balance all of them? These forces will get balanced on its own, simply for the reason that our agenda is one line. We don't want to do these filthy, obnoxious jobs. All the forces, believing in whatever ism, agree with that. We also said that as an alternative arrangement, land be provided. All these forces agree with that. सो जो कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर लोगों को आना चाहिए, ऐसा सारी मूवमेंट्स कह रही है, हम लोग इस बार करके दिखा रहे हैं। इस कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर सारी अलग अलग धाराओं के लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं। देखना है हम लोग इसको कितना आगे बढ़ा जा रहे हैं, वो एक चैलेंज है, लेकिन उसमें भी सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं। जिस तरह का रिस्पॉन्स गुजरात के बाहर से भी लोगों का मुझे मिल रहा है, लग रहा है कि ये मूवमेंट न केवल गुजरात में रहेगी, गुजरात के बाहर भी जाएंगी। इस तरह की शपथ हम गुजरात के बाहर के राज्यों में भी दिलवाएंगे, और अगेन उस राज्यों में भी लैंड के इश्यू को सेंटर में लाकर खड़ा करेंगे। उसमें से रिजल्ट कितना मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा एफर्ट जरूर रहेगा। The last question is going to be about, we know what your plan is for the future, but if you can tell us how you intend to sustain this movement, and how, I mean, where are you looking at for this movement to go? Of course, where all of us would look for it is that people who are doing this caste to stockfish stop and we get land, but how are you going to sustain this? So, where else do you see this movement going? Yeah, this movement is going on the right track, and I'm quite hopeful कि बहुत से नई कैडर मुझे इसमें से मिल रही है। दलित अधिकार मंच नाम का एक फोरम हमने क्रिएट किया है, उसको भी एक्सपांड करेंगे, और उसमें हम लोगों का कॉन्शियस एफर्ट रहे कि किसानों के आंदोलन में जुड़े, महिलाओं के आंदोलन में जुड़े, मजदूरों के आंदोलन में जुड़े, ताकि एक इंक्लूसिवनेस आइडियोलॉजिकल बेस पे हमारी कैडर में आए, और साथ साथ ट्रेड यूनियन भी करते रहेंगे, लैंड राइट्स के ऊपर भी काम करते रहेंगे। तो उस तरह से एक आर्थिक सवाल की भी लड़ाई लगातार चालू रहेंगी। इस तरह से इस मूवमेंट को हम लोग आगे वर्ग के जो भी है उस पे भी, लेकिन कास्ट पे भी, या दोनों जेंडर पे। It was great. Thanks for talking to us, Jignesh. थैंक यू सो मच। और मैं प्रोएक्टिवली एडमिट कर रहा हूँ कि इतनी सारी प्रोग्रेसिव बातें करने के बाद मैं प्रोएक्टिवली एडमिट भी कर रहा हूँ कि ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति बनी, उसकी हमारी कोर टीम में एक भी दलित बहन नहीं है। आई एडमिट दैट। स्टेज के ऊपर भी वो दलित बहनें बनी थी, तो ये उस दिशा में भी हम लोगों को सीरियसली सोचना है, और हम सोच रहे हैं। The effort better be on. But one last question. How has the social media helped you in your? Social media has. Facebook is. I mean, social media has helped enormously. As we know, there is a rhetoric amongst Dalit that this media is Manuvadi. So when we say this media is Manuvadi, amongst Dalit there is a tendency of aggressively using Facebook and WhatsApp. Right. We start at times hitting below the belt as well, like dubbing all the Brahmins as if they are Brahmanwadi, which is not fair. लेकिन we do use these mediums very aggressively, and this has also enormously helped in this movement as well. 31 जुलाई का दलित महासम्मेलन का सक्सेसफुल होना,
इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को आना, पदयात्रा को समर्थन मिलना, पदयात्रा के फोटोग्राफ जिस तरह से शेयर हो रहे थे, वीडियो शेयर हो रहे थे, उसमें जिस तरह से लाइक्स मिल रहे थे, मेरी पर्सनल फैन फॉलोइंग जिस तरह की बढ़ी, 2200 के करीब फेसबुक पे फ्रेंड थे, आज पूरा पैक हो गया है मामला। और अभी 15 अगस्त का सम्मेलन भी जो सक्सेसफुल, इस सारों में फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह का अच्छा खासा रोल है, अच्छा खासा Which रोल। means we don't have to be dependent on mainstream media anymore. If they're not coming, then it's their loss. नहीं, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये देखती है कि यदि आप केवल दलित पर्सपेक्टिव ही रखते हैं और उसके बियॉन्ड आपका कोई पर्सपेक्टिव नहीं रहता, तो वो भी आपको भी एक टिपिकल दलित मूवमेंट के नेता के तौर पे देखते हैं। यदि मुझे कोई पूछे कि महुआ में निरमा के कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, तो मैं उसके बारे में भी 20 मिनट बोल सकता हूँ। 2002 के दंगे और एनकाउंटर्स में क्या हुआ, तो वो भी मैं बोल सकता हूँ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के खिलाफ यहाँ की जो लड़त चलती है, उसमें भी जाकर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो यदि आप इंक्लूसिव रहे, तो मीडिया आपके सवालों को थोड़ा गंभीरता से लेगा। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ विशफुल थिंकिंग, लेकिन इसका एक ये पहलू भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू जिग्नेश, Thank you. विल बी बैक सून। या थैंक यू सो मच।